इस मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक जंगल को दिखाया जाता है और इस जंगल में कुछ लोगों का समूह दिखाया जाता है कि ये लोग जानवरों की चमड़ियों का व्यापार करते हैं, जिसके लिए ये लोग जानवरों का शिकार करने के लिए यहाँ जंगल आए होते हैं। इस समूह में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ह्यूग ग्लास। ह्यूग ग्लास का बेटा भी उसके साथ शिकार करने के लिए आया होता है। ह्यूग ग्लास के बेटे का नाम होता है हॉक। जब ये सब लोग शिकार कर रहे होते हैं तभी इन सब लोगों पर एक आदिवासी कबीले के लोग हमला कर देते हैं। आदिवासी कबीले का नाम होता है आरिकारा और ह्यूग ग्लास के कई साथी इस हमले में मारे जाते हैं। दरअसल ये आरिकारा कबीले के लोग इसलिए हमला करते हैं क्योंकि किसी ने आरिकारा कबीले के सरदार की बेटी को अगवा कर लिया होता है और आरिकारा कबीले के लोगों को लगता है कि ये काम इन शिकारी लोगों का है। और अब ह्यूग ग्लास के कई साथी मारे जा चुके होते हैं। अब ह्यूग के समूह में केवल 10 लोग बचे हैं। ये सारे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए अपनी नाव पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इनको पता होता है कि ये सारा इलाका उन आरिकारा कबीले वालों का है और वो नदी में हमें दूर से भी देख सकते हैं। इसलिए ह्यूग ग्लास के समूह का जो सरदार होता है वो कहता है कि इस इलाके को ह्यूग अच्छी तरह से जानता है और वो ही अब हमें यहाँ से सही सलामत घर वापस लेके जाएगा। अब ये ह्यूग की जिम्मेदारी है और ह्यूग के समूह का सरदार ह्यूग से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ह्यूग कहता है हमें जमीन के रास्ते से जाना चाहिए, पर ह्यूग की इस सलाह को उसके समूह का एक आदमी मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हम जमीन के रास्ते से जाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा और नदी के रास्ते से हम जल्दी घर पहुंच सकते हैं। और उन सब में बहस होने लगती है और आखिर में जाकर ये तय होता है कि हम सभी लोग अब जमीन के रास्ते से जाएंगे। और अब ये सब लोग नाव से उतर जाते हैं और नाव को नदी में खुला छोड़ देते हैं ताकि ये नाव उन कबीले वालों को काफी दूर आगे जाके मिले और तब तक ये सब उन कबीले वालों से काफी दूर निकल जाएं। और अब ये जमीन के रास्ते से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और अब इनके पास जो जानवरों की खालें होती हैं उन्हें वो पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि फिर अगर ये कभी वापस आए तो उन खालों को ले जा सकें। और यहाँ पर वो एक और समस्या से जूझ रहे होते हैं, वो है यहाँ की ठंड। यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है और अब ठंड का मौसम आने वाला होता है और अभी इनको यहाँ से निकलने में कई हफ्ते लग जाएंगे और इनको ये सब ठंड झेलनी पड़ेगी। पर वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं और वो जंगलों से होते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब रात होती है तो वो एक जगह रुक जाते हैं और आराम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इनके नाव छोड़ने का फैसला सही था क्योंकि आदिवासी उनकी नाव तक पहुंच चुके होते हैं और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई नहीं है और आदिवासी समझ जाते हैं कि वो लोग जमीन के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। और तभी उन आदिवासियों में से एक कहता है कि उसने कुछ पैरों के निशान उत्तर की तरफ जाते हुए देखे हैं। और अब आदिवासी ये तय करते हैं कि वो भी इन लोगों का पीछा जंगल में करेंगे और अब आदिवासी उत्तर की ओर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उधर ह्यूग और ह्यूग के साथी लगातार अपने घर की ओर चल रहे होते हैं। ये लोग पूरे दिन चलते हैं और रात को कोई सही जगह मिलने पर आराम करते हैं। एक सुबह ह्यूग सबसे पहले जाग जाता है और वो अपनी बंदूक लेके जंगल में कुछ खाने पीने का जुगाड़ करने के लिए निकल जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है और वो देखता है कि वहाँ पर भालू के कुछ बच्चे हैं। ह्यूग समझ जाता है कि अगर यहाँ पर भालू के बच्चे हैं तो भालू भी जरूर होगा। जब तक कि वो वहाँ से निकल पाता भालू ह्यूग पर हमला कर देता है। ह्यूग की बंदूक ह्यूग के हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है और भालू ह्यूग को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब भालू एक बार ह्यूग से थोड़ा दूर जाता है और ह्यूग के हाथ उसकी बंदूक लग जाती है और जब भालू फिर से ह्यूग पर हमला करने के लिए आता है तो ह्यूग उसे गोली मार देता है। पर भालू शरीर में बहुत बड़ा होता है तो उसे गोली का ज्यादा असर नहीं होता है। वो ह्यूग को फिर से मारने लगता है और एक बार फिर से जब भालू पीछे हटता है तो ह्यूग अपना चाकू निकाल लेता है और जब भालू फिर से हमला करने के लिए ह्यूग की तरफ आता है तो ह्यूग उसको चाकू मारने लगता है। और ऐसे ही भालू कई बार ह्यूग पर हमला करता है और ह्यूग बार बार उसे चाकू से हमला कर रहा होता है और अब भालू भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है और ह्यूग की भी हालत बिल्कुल मरो जैसी हो गई होती है। भालू ने ह्यूग का पूरा गला फाड़ दिया होता है और जब एक बार फिर से भालू ह्यूग पर हमला करने के लिए आता है तो ह्यूग और भालू दोनों एक ढलान से लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं और भालू ह्यूग के ऊपर आके गिरता है। लेकिन भालू अब मर चुका है और ह्यूग भी कुछ सांसें ले रहा होता है। ह्यूग की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसका गला भालू ने पूरी तरह से फाड़ दिया होता है। वो दर्द से करहा रहा होता है। तभी ह्यूग के साथी ह्यूग को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और वहां से उठाकर ह्यूग को अपने साथ अपने कैंप पर लाते
हैं और अब एक आदमी ह्यूग के गले को सिलता है जो बुरी तरह से फटा हुआ होता है और वो देखता है कि ह्यूग के दोनों पैर भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं। वो चल भी नहीं सकता है और उनको लगता है कि ह्यूग कुछ ही घंटों में मर जाएगा। वो वहाँ उसका मरने का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो ह्यूग को दफनाकर अपने आगे का सफर तय कर सकें। वहीं जो आदिवासी इनको मारना चाहते थे उनके पास इनकी खालें होती हैं जो इन लोगों से छूट गई थी जब इन पर शुरुआत में हमला हुआ था। अब आदिवासी कुछ लोगों से इन खालों के बदले में बंदूक और घोड़े खरीद लेते हैं। इससे पहले आदिवासी हमले के लिए तीर कमान का यूज करते थे और अब इनके पास घोड़े और बंदूकें हैं और अब ह्यूग के साथियों की जान को और भी ज्यादा खतरा होता है। और उधर ह्यूग के साथी ह्यूग के लिए लकड़ियों का एक स्ट्रेचर बनाते हैं ताकि वो ह्यूग को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ सकें और ह्यूग को भी अपने साथ ले जा सकें और अगर वो रास्ते में कहीं मर जाए तो उसे सही तरीके से दफनाकर उसका दाह संस्कार कर सकें। और अब वो ह्यूग को उस स्ट्रेचर पर लेटाकर अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी उनको एक बहुत ऊंची चढ़ाई से होकर गुजरना होता है और ह्यूग को लेकर इस पर चढ़ना नामुमकिन होता है। इसलिए ह्यूग का सरदार अपने एक आदमी से ह्यूग के मुंह पर कपड़ा रखने के लिए कहता है ताकि वो ह्यूग को गोली मार सकें, क्योंकि सरदार को लगता है कि ह्यूग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा और उसको लेकर चढ़ाई पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो वो ह्यूग के ऊपर बंदूक तान देता है, मगर ह्यूग का बेटा सरदार से मना करता है कि ऐसा मत करो। और सरदार को भी दया आ जाती है क्योंकि केवल ह्यूग की वजह से ही वो सभी लोग अभी तक जिंदा होते हैं और सरदार ह्यूग को नहीं मारता है। और अब सरदार कहता है कि जो भी ह्यूग के साथ रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे। सरदार चाहता है कि ह्यूग को नेचुरल डेथ मिले और जब वो मर जाए तो उसे दफनाकर वो लोग भी वापस घर आ सकते हैं। तो ह्यूग का बेटा कहता है कि मैं रुकूंगा। और वहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है ब्रिजर, वो भी कहता है कि मैं भी रुकूंगा। और उनके साथ का एक और आदमी जिसका नाम होता है फिट्ज, वो कहता है कि $70 बहुत कम है। तो सरदार कहता है कि चलो $100। तभी हॉक और ब्रिजर कहते हैं कि तुम हमारे $100 भी रख सकते हो। और फिट्ज सोचता है कि $300 मेरे लिए बहुत रहेंगे और वो पैसों के लालच में वहाँ रुक जाता है। अब ये तीनों और ह्यूग यहाँ पर रुक जाते हैं और बाकी सब लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिट्ज को लगता है कि ह्यूग 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन ह्यूग नहीं मरता है। एक दिन शाम को ह्यूग अकेला होता है तो फिट्ज ह्यूग के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं हो, तुम्हारी वजह से हम तीनों की जानें भी चली जाएंगी। तुम अपनी जान देकर अपने बेटे और हम दोनों की जान बचा सकते हो, क्योंकि फिट्ज को पता है कि आदिवासी कभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। और अब फिट्ज ह्यूग से कहता है कि मैं तुम्हारे नाक और मुंह बंद करके तुम्हें मारने वाला हूँ, अपनी पलकें झपकाकर मुझे ऐसा करने की अनुमति दो। मगर ह्यूग अपनी पलकें नहीं झपकाता है। तो फिट्ज कहता है कि तुम्हें अपनी पलकें झपकाने की जरूरत नहीं। और अब फिट्ज ह्यूग के मुंह और नाक बंद करके उसे मारने लगता है और ह्यूग तड़पने लगता है। तभी वहाँ पर ह्यूग का बेटा हॉक पहुंच जाता है। वो फिट्ज को बंदूक के पिछले हिस्से से मारता है और फिट्ज दूर हट जाता है। और अब हॉक फिट्ज पर बंदूक तान देता है। फिट्ज हॉक को समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन हॉक उसकी नहीं सुनता है और फिट्ज को मारने की धमकी देने लगता है। तभी फिट्ज हॉक से बंदूक छीन लेता है और फिट्ज के पास एक चाकू होता है जिससे वो हॉक को मार देता है। ह्यूग ये सब देख रहा होता है मगर वो कुछ कर सकता है। वो चिल्ला भी नहीं सकता है क्योंकि उसका गला बुरी तरह से जख्मी होता है और उसका बेटा उसकी आंखों के सामने मारा जाता है। और फिट्ज उसके बेटे को एक ढलान के पीछे खींच कर ले जाता है और उसे उस ढलान के पीछे छुपा देता है। और अब वो दूसरा लड़का जो के साथ रुका होता है जिसका नाम ब्रिजर होता है वो आ जाता है, पर ह्यूग उसे नहीं बता पाता है कि फिट्ज ने उसके बेटे को मार दिया है। और अब रात होती है। फिट्ज और दूसरा लड़का जिसका नाम ब्रिजर होता है सो जाते हैं और सुबह फिट्ज ब्रिजर के कान में कहता है कि उसने 20 आदिवासियों को देखा है, वो हमसे थोड़ी दूरी पर हैं और हमारी तरफ ही आ रहे हैं। और ब्रिजर डर जाता है। वो कहता है कि हॉक कहाँ है। फिट्ज कहता है कि अगर वो जिंदा होगा तो आ जाएगा। तो वो लड़का कहता है कि ह्यूग अभी जिंदा है और हमने वादा किया था कि ह्यूग के मरने के बाद उसे दफना कर ही वापस आएंगे। ये सुनने के बाद फिट्ज ह्यूग को खींचकर एक गड्ढे की तरफ ले जाता है जो उन लोगों ने ह्यूग के दफनाने के लिए पहले ही खोद कर रखा होता है। और फिट्ज ह्यूग को बहुत बुरी तरह से खींचता हुआ उस गड्ढे की तरफ ले जा रहा होता है और ह्यूग दर्द से तड़प रहा होता है। और अब फिट्ज ह्यूग को उस गड्ढे में डाल देता है। ब्रिजर फिट्ज से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिट्ज कहता है कि इसे दफना रहा हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा। और वो ऐसा कहकर वो ह्यूग के ऊपर कुछ मिट्टी डालकर वहाँ से जाने लगता है और ब्रिजर से कहता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ। ब्रिजर जाना तो नहीं चाहता है पर उसकी जान को भी खतरा होता है, इसलिए वो अपनी पानी की बोतल ह्यूग के ऊपर रखकर उसे अलविदा कहकर चला जाता है। और उस लड़के को नहीं पता होता है कि फिट्ज उससे झूठ बोल रहा था कि आसपास कोई आदिवासी नहीं होते हैं। और अब ह्यूग कई घंटों तक उसी गड्ढे में पड़ा रहता है और उसके बाद पूरी हिम्मत
सब जुटाकर गड्ढे से बाहर निकलता है और घिसटता हुआ अपने बेटे की लाश के पास पहुंच जाता है और वहां बहुत रोता है और अपने बेटे के सीने पर सर रखकर कई घंटों तक वहीं पड़ा रहता है। उसके बाद उसे भूख लगती है, वो घिसटता हुआ खाना तलाशने लगता है तो उसे एक मरे हुए जानवर का कंकाल मिलता है। वो उसी कंकाल में से गला सड़ा मांस खाकर अपनी भूख को थोड़ा शांत करता है। इसके बाद वो घिसटता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। वो देखता है कि नीचे एक नदी है। वो घिसटता हुआ उस नदी के किनारे पर पहुंचता है और पानी पीने लगता है, मगर ह्यूग की गर्दन पहले से ही जख्मी थी और उसके गर्दन में एक छेद होता है जिससे पानी उस छेद से होकर बाहर निकल जाता है और अब ह्यूग अपने गले के इस छेद को बंद करना चाहता है। ह्यूग के पास कुछ बारूद होती है जिसे वो अपने गले के उस छेद पर लगाकर जला देता है। छेद के आसपास का मांस जल जाता है और छेद बंद हो जाता है, मगर इससे ह्यूग को बहुत दर्द होता है और ह्यूग बेहोश हो जाता है। और ह्यूग जब होश में आता है तो ह्यूग उसी नदी के किनारे और कुछ दिन बिताने की सोचता है। वो वहीं पर रहने लगता है। वो घास खाकर, पानी कर और कभी कोई मछली मिल जाए तो उसे खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। लेकिन कुछ दिन बिताने के बाद वो आदिवासी उस किनारे पर आ जाते हैं। इससे पहले कि वो ह्यूग को पकड़ पाते, ह्यूग नदी में छलांग लगा देता है और वो नदी के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है और वह नदी में बहते हुए दूसरे किनारे पर जाकर निकलता है और अब ह्यूग पर दिन बिताने लगता है। और ह्यूग को अब यहाँ पर रहते हुए कई दिन हो चुके होते हैं। उसके घाव भी अब धीरे धीरे सही हो रहे होते हैं। वो लकड़ी के सहारे चलना भी शुरू कर दिया होता है, मगर ह्यूग को अभी भरपेट खाना नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वो ज्यादा मछलियां पकड़ नहीं पाता है। और जब एक रात को आराम कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसके कुछ दूर आग की कुछ लपटें देखें। वो समझ जाता है कि वहाँ पर कोई है और वो वहाँ पर जाने लगता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है एक आग बहुत बड़ा शिकार मार रखा है और वो उसे खा रहा होता है। वो ह्यूग को देखकर उस पर अपना तीर कमान तान देता है। ह्यूग उससे इशारों से खाना मांगने लगता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। वो आग को खाना दे देता है और जब सुबह ह्यूग सो रहा होता है तो वो आग देखता है कि ह्यूग के शरीर पर बहुत सारे जख्म। ह्यूग उसे इशारों में समझाता है कि उसका ये हाथ एक जंगली भालू ने किया है और उसके साथी उसे छोड़कर चले गए। वो आग ह्यूग से कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो और ह्यूग को अब एक साथी मिल गया होता है और उस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है। तो अब ह्यूग का सफर थोड़ा आसान हो जाता है और अब ठंड भी बहुत बढ़ चुकी होती है। वहीं फिट्ज और ब्रिजर जो ह्यूग को मरने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे, जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो ब्रिजर को फिट्ज की बातों से पता चलता है कि वहाँ कोई आदिवासी नहीं था और फिट्ज ने उससे झूठ बोला था ताकि वो अपनी जान बचा सके। ब्रिजर इस बात पर विद्रोह करता है और फिट्ज पर गन तान देता है, लेकिन फिट्ज उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। फिट्ज और ब्रिजर आगे बढ़ने लगते हैं और जब ये अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन्हें एक गांव दिखता है। उस गांव को किसी ने पूरी तरह से जला दिया था। वहां पर उन लोगों को 2 घोड़े मिलते हैं। वो उन घोड़ों पर बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद जब वो वहां पहुंचते हैं जहां वो पहुंचना चाहते थे, वहां अंदर पहुंचने से पहले फिट्ज ब्रिजर से कहता है कि उनको कुछ मत बताना, नहीं तो वो लोग हमें सूली पर चढ़ा देंगे। और अब फिट्ज और ब्रिजर अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो अपने सरदार से मिलते हैं क्योंकि सरदार और उनके और साथी उनसे पहले ही वहाँ पहुंच चुके होते हैं। और अब वादे के अनुसार सरदार उन लोगों को $100 देता है, मगर ब्रिजर इन $100 को नहीं लेता है। तो फिर सरदार से कहता है कि रास्ते में ये सब हादसा होने की वजह से ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है और अब फिर ब्रिजर के भी $100 रख लेता है। दरअसल ब्रिजर को बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने वो काम किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उधर ह्यूग उस आदमी के साथ अपने आगे का सफर तय कर रहा होता है, तभी वहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है। ह्यूग की हालत बहुत खराब होती है, उसके जब सड़ रहे होते हैं, वो बेहोश हो जाता है। तो ह्यूग के साथ वाला आदमी ह्यूग के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और ग्लास के सारे कपड़े उतारकर ह्यूग ग्लास को वो उस झोपड़ी के अंदर बंद कर देता है और ताकि उसे ठंड ना लगे। और ह्यूग के पास वो आग भी जला देता है जिससे कि उसे गर्मी मिलती रहे। और जब अगली सुबह ह्यूग की आंख खुलती है तो वो आदमी वहाँ नहीं होता है। तो ह्यूग उससे ढूंढने के लिए झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है और कुछ दूर चलने के बाद ह्यूग को वो आदमी एक पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। दरअसल उसको फ्रांसीसी लोगों ने मार दिया होता है, उसके घोड़े को भी ले गए होते हैं। अब ह्यूग थोड़ा आगे चलता है, वो देखता है कि फ्रांसीसी लोग अपना डेरा लगाकर वहाँ बैठे हुए। वो देखता है कि उस आदमी का घोड़ा भी वहाँ पर बंधा हुआ है। वो उसे लेने के लिए चुपके से उस घोड़े के पास जाता है तो वो देखता है कि एक फ्रांसीसी एक लड़की का रेप कर रहा होता है। तो ह्यूग उस लड़की को वहाँ से बचाता है और उस आदमी मारकर और घोड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब तभी वहाँ पर आदिवासी लोग हमला कर देते हैं। वो सभी फ्रांसीसियों को मार देते हैं और ह्यूग का पीछा करने लगते हैं। और अब ह्यूग अपने घोड़े पर भाग रहा होता है,
तभी वो देखता है कि आगे बहुत गहरी खाई है। वो जानता है कि अगर वो रुका तो आदिवासी लोग उसे गोली मार देंगे, इसलिए वो घोड़े को उस खाई में कूदा देता है। अब ह्यूग और उसका घोड़ा पेड़ों से टकराते हुए नीचे बर्फ पर आके गिरते हैं। ह्यूग अभी जिंदा होता है, लेकिन घोड़ा मर चुका होता है। लेकिन ह्यूग अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके पास उसके ठंड के कपड़े नहीं होते हैं, वो पीछे छूट चुके होते हैं और रात होने वाली होती है। रात में यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए ठंड से बचने के लिए ह्यूग उस घोड़े का पेट फाड़कर अंदर का सारा मांस निकालकर खुद उस घोड़े के पेट में छुप जाता है। इस तरह से वो ठंड से अपनी जान बचाता है और जब सुबह होती है तो फिर से आगे के सफर तय करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि एक फ्रांसीसी सर्वाइवर वहां पहुंचता है जहां पहुंचना चाहता है। वो वहां पर उन लोगों से रहने के लिए आसरा मांगता है, मगर वो लोग बदले में उससे पैसे मांगते हैं। लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वो एक बोतल देता है जो उसे कहीं से मिली थी। उस बोतल को देखकर ब्रिजर समझ जाता है कि ब्रिजर कहता है कि ये बोतल तो मैंने ह्यूग के पास रखी थी। वो कहता है कि शायद हॉक अभी जिंदा है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि फिट्ज ने हॉक को मार दिया था। वहीं फिट्ज समझ जाता है कि ह्यूग अभी जिंदा है, पर अब ब्रिजर और उनका सरदार और उसके कुछ साथी हॉक की खोज में निकल जाते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं जहां पर ये बोतल उस फ्रांसीसी आदमी को मिली थी, तो वहां पर उन्हें ह्यूग मिलता है। सरदार ह्यूग को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि फिट्ज और ब्रिजर ने उसे बताया था ह्यूग मर चुका है। तो सरदार तुरंत कहता है कि ब्रिजर को गिरफ्तार कर लो, और ह्यूग और सारे लोग वापस अपने कैंप पर पहुंचते हैं। और अब सरदार गुस्से से भरा होता है और फिट्ज को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि ह्यूग मर चुका है। लेकिन सरदार को फिट्ज कहीं नहीं मिलता है, और जब सरदार अपने कमरे पर पहुंचता है तो वो देखता है कि फिट्ज उसके सारे पैसे चोरी करके भाग गया है और उसकी तिजोरी खाली पड़ी होती है। और अब सरदार ह्यूग के पास आता और वो कहता है कि मैं फिट्ज को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, वो मेरे सारे पैसे चोरी करके भाग गया और उस पर कत्ल का भी इल्जाम है। तो ह्यूग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो सरदार को बताता है कि ब्रिजर को हॉक के कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो फिट्ज से झूठ बोला था। और अब सरदार और ह्यूग फिर से उस जंगल की तरफ फिट्ज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो फिट्ज के घोड़े के पैरों के निशानों को देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, और एक जगह पहुंचने के बाद फिट्ज के घोड़े के पैरों के निशान मिलना बंद हो जाते हैं। और अब वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जाने का प्लान बनाते हैं और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। और अब जब सरदार फिट्ज को ढूंढ रहा होता है तो फिट्ज एक चट्टान के पीछे से निकलकर सरदार को गन पॉइंट कर लेता है। तो सरदार कहता है कि तुम पर मर्डर का इल्जाम है और तुम पैसे चोरी करके भागे हो, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। मगर फिट्ज उसकी नहीं सुनता है और सरदार को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ह्यूग भी उस तरफ अपने घोड़े को दौड़ा देता है। तब तक फिट्ज वहां से भाग जाता है, और अब ह्यूग वहां जाकर देखता है कि सरदार मारा पड़ा होता है। अब ह्यूग समझ जाता है कि फिट्ज उस पर भी हमला कर सकता है, इसलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा काटता है और उस लकड़ी के टुकड़े को घोड़े की कमर से बांधकर उससे सरदार को बांध देता है, और एक घोड़े पर खुद लाश की तरह लेट जाता है, ताकि फिट्ज को लगे कि आगे वाले घोड़े पर ह्यूग है और पीछे वाले घोड़े पर सरदार की लाश। और यही होता है, फिट्ज सरदार की लाश को ह्यूग समझकर गोली मारता है और सरदार की लाश नीचे गिर जाती है, और फिट्ज उसे चेक करने के लिए आता है। और जब फिट्ज सरदार की लाश को चेक कर रहा होता है तो ह्यूग उस पर गोली चला देता है, और गोली फिट्ज के कंधे पर जाकर लगती है, मगर फिट्ज वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ह्यूग उसका पीछा कर रहा होता है कि वो उससे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है, और ह्यूग उसका पीछा करते हुए एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है, और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और ये एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते। तभी नदी के दूसरे किनारे पर आदिवासी आ जाते हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं, और अब ग्लास फिट्ज को मारने वाला होता है। तभी ह्यूग को उस एक बात याद आती है जिसने ह्यूग को खाने के लिए मांस का टुकड़ा दिया था। उसने कहा था कि बदला लेना हमारा काम नहीं, ये काम भगवान पर छोड़ देना चाहिए, और वो फिट्ज को नदी का मारकर छोड़ देता है। मगर फिट्ज बहकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है जहां पर आदिवासी खड़े होते हैं। वो फिट्ज को पकड़कर मार देते हैं और ह्यूग को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको उनकी बेटी मिल चुकी होती है। वही लड़की होती है जिसका ह्यूग ने रेप होने से बचाया था। और इस मूवी के अंत में दिखाया जाता है ह्यूग को उसकी मरी हुई बीवी की आत्मा दिखाई देती है। ह्यूग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही है, और ये मूवी खत्म हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी ट्रू मोटिवेशनल मूवी है। इससे सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये मूवी सन 1823 यूएस में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में मुख्य किरदार के रूप में हमें लियोनार्डो डिकैप्रियो को दिखाया गया है। एक ऑस्कर विनर मूवी है। लियोनार्डो को इस मूवी में बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिला था। इस मूवी के बनाने का टोटल खर्चा था $135 मिलियन, और इस मूवी ने कमाई की थी $533 मिलियन की। इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं अकीवा गोल्ड्समैन और डायरेक्टर हैं अलेजेंड्रो जी। इस मूवी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है ए वर्ल्ड अनसीन। थैंक यू।